नमस्कार। आज हम उस धरती पे हैं जो नंद वंश के पतन और मौर्य वंश के उत्थान की पटकथा राजनीति के सबसे बड़े गुरु चाणक्य ने खुद लिखी थी। आज हम उस धरती पे हैं जो सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली है, जिन्होंने कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम कहाऊं। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर कुमार। स्वागत है आपका जनमंच में 2019 लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मंच, जहां हम आपके शहर आते हैं, एक छोटा सा मंच सजाते हैं और आपके चुने हुए नुमाइंदों को आपके सामने खड़ा करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि पिछले 5 साल का हिसाब आप इनसे अगले 1 घंटे मिले और साथ में यह भी जानने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्या आपको दे रहे हैं कि ईवीएम का जब आप बटन दबाएं तो उनके उम्मीदवार के नाम पे वो बटन दबाएं। इससे पहले कि मैं चर्चा का शुरुआत करूं और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, एक छोटा सा परिचय पाटलिपुत्र और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का, और उसके बाद हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के 6 चरण पूरे हो चुके हैं। 7वें चरण के लिए बिहार की 8 सीटों पर काफी दिलचस्प मुकाबला है। पटना जिले की पटना साहिब और पाटलिपुत्र बिहार की सबसे वीआईपी सीट बनी हुई है। पटना साहिब में कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा का मुकाबला बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से है। वहीं पाटलिपुत्र में लालू राबड़ी की बड़ी बेटी मीसा भारती का मुकाबला केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव से है। दिग्गजों के बीच सीधे मुकाबले के कारण सबकी निगाहें इन दोनों सीटों पर है। 2014 में पाटलिपुत्र और पटना साहिब में बीजेपी का कमल खिला था, लेकिन इस बार समीकरण बदला हुआ है। बीजेपी से जीते शत्रुघ्न सिन्हा हाथ के साथ है। पटना में दूसरे लोकसभा क्षेत्रों की तरह स्थानीय के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी है। बीजेपी को जहां पीएम मोदी और सीएम नीतीश के काम पर भरोसा है, तो वहीं महागठबंधन को अपने आधार वोट बैंक पर, क्योंकि दोनों लोकसभा क्षेत्र का अपना सियासी मिजाज रहा है। पटना साहिब के बारे में कहा जाता है यहाँ कायस्थ वोटर निर्णायक होते हैं, तो वहीं पाटलिपुत्र के बारे में कहा जाता है कि यादव और भूमिहार जाति के वोटर हार जीत तय करते हैं। दोनों गठबंधन ने वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए रणनीति भी बनाई। अब देखना है कि 19 को किसकी रणनीति 20 साबित होती है। जी, स्वागत है आपका मोंगिया स्टील जनमंच 2019 में। 2019 लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा मंच न्यूज 18 बिहार झारखंड की ये खास पेशकश है। सबसे बड़ा मंच है ये, और न्यूज 18 बिहार झारखंड जो कि आपका पसंदीदा चैनल है। लगभग 300 से ज्यादा संवाददाता हमारे बिहार के और झारखंड के कोने कोने में तैनात रहते हैं ताकि आपको सही और सटीक खबरें दे सके। हमारे साथ मेहमान हैं भाई वीरेंद्र जी, विधायक हैं, राजद के कद्दावर नेता हैं, मनेर से विधायक हैं और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, एमएलसी हैं, कांग्रेस के और विधान पार्षद हैं ये, और एआईसीसी के प्रवक्ता भी हैं। अजय आलोक हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। टीवी के अलावा ये सोशल मीडिया पे भी जबरदस्त रूप से एक्टिव रहते हैं। मिथिलेश तिवारी जी हैं, एमएलए हैं बीजेपी के, और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता भी माने जाते हैं। और साथ ही हमारे सहयोगी हैं कन्हैया भेलारी जी, जो बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिहार की राजनीति में इनकी खासी पकड़ है। सर, इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और अपने लोगों से भी बात करें और आपके लिए सवाल लाएं, 1 मिनट का समय हम आप चारों को देना चाहते हैं, कन्हैया भेलारी जी को छोड़ के, जिसमें आप हमारे माध्यम से बिहार की जनता को और यहां बैठी पब्लिक को भी आप ये बताएं कि लोग आप पे, आपकी पार्टी पे, आपके उम्मीदवार पे क्यों भरोसा करें। भाई वीरेंद्र जी। जिस तरह से केंद्र की सरकार और देश के प्रधानमंत्री देश के लोगों के साथ धोखा किया है, इसलिए उनके खिलाफ में वोट दे, और हम आरक्षण को बचाने और संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हमको वोट मिलना चाहिए। प्रेमचंद मिश्रा जी। मेरा मानना है कि ये लोकसभा के चुनाव मोदी सरकार जी, उनके सरकार के 5 साल के कार्यों का मूल्यांकन का एक अवसर है। आम जनता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पिछले चुनाव में जो वायदे सरकार की तरफ से किए गए, अगर आपको लगता है कि वो वायदे पूरे नहीं हुए तो आपको इस सरकार को बदलने के लिए वोट करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि विपक्ष की तरफ से एक वायबल अल्टरनेटिव आया है, उनके कार्यक्रम अच्छे हैं, हमारा घोषणा पत्र में आपको लगता है कि अच्छी बातें हैं, तो आपको एक अच्छी सरकार के लिए कांग्रेस के अगुवाई वाली गठबंधन को वोट करना चाहिए। चलिए, वायदे पूरे हुए कि नहीं हुए, विकास कार्य हुआ कि नहीं हुआ, इन सबका जायजा हम अगले 1 घंटे में लेंगे। मिथिलेश जी।
देखिए, यह देश का चुनाव है और प्रधानमंत्री हम किसे बनाएंगे इसके लिए चुनाव हो रहा है। हम एक छोटी सी गाड़ी का ड्राइवर रखते हैं तो उसकी भी ठीक से पड़ताल करते हैं, और जिसके हाथ में हम पूरा देश दे रहे हैं वो व्यक्ति अगर अच्छा होगा तो देश को आगे ले जाएगा और गड़बड़ होगा तो देश को पीछे ले जाएगा। निश्चित रूप से लोग नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा कर रहे हैं, उनके 5 साल के कार्यकाल पर भरोसा कर रहे हैं, और यह पूरा चुनाव राष्ट्र के सम्मान के लिए हो रहा है, गरीबों के उत्थान के लिए हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो रहा है। हर प्रकार से यह देश आगे बढ़े, भारत माता परम वैभव को प्राप्त करे, और इसके लिए एक नाम है नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी के जो उम्मीदवार हैं उनको पूरा समर्थन पूरे देश में मिल रहा है। अब बाकी कहीं किसी के लिए कोई देश का समर्थन नहीं। बिहार में एक और नाम है नरेंद्र मोदी के अलावा, नीतीश कुमार। इसलिए हम जानना चाहेंगे अजय आलोक जी से, बिहार में एक और नाम है नीतीश कुमार। हम जानना ये चाहेंगे कि क्या पिछले 3 टर्म में नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा नहीं किया कि अपने नाम पे वोट मांगे? बताइए अजय जी। चुनाव हम प्रधानमंत्री चुनने के लिए जा रहे हैं और नीतीश कुमार यहां पे मुख्यमंत्री हैं, एक मुख्य रणनीतिकार है नरेंद्र मोदी के बिहार में। और ये बात पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जब साथ में मिल गए तो 1 और 1 11 हो गए और चुनाव तो उसी दिन बिहार में खत्म हो गया। मेरे भाई बात कर रहे थे आरक्षण बचाने की। 15 वर्ष पति पत्नी की सरकार रही, न अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, न महिलाओं को आरक्षण दिया, न पुलिस में आरक्षण दिया, न कहीं आरक्षण दिया। संविधान खतरे में। कौन सा संविधान खतरे में? लालू जी होटवार जेल में है, संविधान के कारण ही है। तेजस्वी पेड़ पे है, संविधान के कारण ही है। आपके विरोधी आरक्षण की बात करते हैं नहीं है तो आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अफसोस की बात यह है कि जो जनता चाहती है विकास के मुद्दे, विकास की बात करें, आप में से कोई नहीं करता है। कन्हैया जी पहला सवाल मेरा आपसे। कन्हैया जी की बात कौन नहीं करता है? कन्हैया जी पहला सवाल मेरा आपसे। आएंगे अजय जी, आएंगे आपके पास। कन्हैया जी पहला सवाल मेरा आपसे है। आप ये समझाने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या हो गया है कि नीतीश कुमार सभाओं में अपने काम को भी नहीं गिना रहे हैं। वो जहां जा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, और अपने काम को भी जो उन्होंने बिहार में किया है उसकी चर्चा तक नहीं कर रहे हैं। वो लगातार नरेंद्र मोदी का जाप नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जिनके नरेंद्र मोदी के लिए क्या शब्द हुआ करते थे, ना आपसे छुपा हुआ है, ना मुझसे छुपा हुआ है, और ना बिहार की जनता से छुपा हुआ है। कन्हैया जी देखिए, मैं जो समझ रहा हूं ऐसा है कि जो अभी चुनाव हो रहा है, हमारे बाएं तरफ जो हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, इनका ये मुद्दा है। हमारे जो दाएं तरफ हैं उनका है कि लालू यादव को जेल से छुड़ाना है। यही 2 मुद्दा है, और जो और छोटे छोटे मुद्दे हैं इस दोनों मुद्दों से टैग हो गए हैं। अब आपने कहा कि नीतीश कुमार जी शुरुआती दौर में वो अपने कामों का बता रहे थे, वो कि हमने ये किया, 7 निश्चय किया, गांव शुरुआती दौर में बता रहे थे, लेकिन अब नहीं बात करते हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी को ही बनाने लगे फिर, और उनको लगने लगा कि पूरा मामला जो शिफ्ट कर गया है, वो जो मामला शिफ्ट कर गया है, उनको ये फीडबैक मिला होगा कि गांव में जो लोग हैं, देखिए वो राष्ट्रवाद जो पुलवामा है और जो एयर स्ट्राइक है उसको लोग बहुत तवज्जो दे रहे हैं, और उनके दिल में बैठ गया है कि हमारे प्रधानमंत्री ने अच्छा काम किया है ये, तो उसको लगा कि इससे हमारा जो है वोट, माने हमको वोट मिलेगा। बट जनता से जो सरकार के मुद्दे हैं, चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, उसकी बात नहीं हो रही है। बात आ गई है राष्ट्रवाद पे। सर, हम पहले जहां खड़े हैं, जिस धरती पे खड़े हैं, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा की बात करेंगे, उसके बाद पूरे बिहार की भी चर्चा करेंगे, और आप लोगों के जो भी सवाल होंगे आप सवाल पूछ सकते हैं। नारा कम लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि अपने मुद्दों की बात करें तो अच्छा होगा। सर, पहले ये बताइए प्रेमचंद जी, आप ये सर्टिफिकेट देंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा एज एमपी उन्होंने बहुत अच्छा यहां पर काम किया है, उनको सर्टिफाई करते हैं आप? बतौर कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम उनकी जिम्मेदारी लेंगे कि वो एक बतौर सांसद के रूप में जो उनका प्रायोरिटी होना चाहिए पटना संसदीय क्षेत्र की आम जनता की समस्याओं को लेकर, बतौर बीजेपी एमपी फेलियर रहे, वो बतौर बीजेपी एमपी फेलियर रहे, क्या भूमिका थी वो बीजेपी फेलियर रहे, ये बताइए। बीजेपी के सांसद के रूप में उनकी क्या भूमिका थी, वो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी वो बताए। मिथिलेश जी, आपने अपना रायता समेट लिया क्योंकि आपके आरके सिन्हा आज भी नाराज चल रहे हैं।
नहीं, आर.के. सिन्हा जी कोई नाराज नहीं है और कांग्रेस पार्टी के पास तो उम्मीदवार भी नहीं है। या तो कभी हम लोग जिसको हटा देते हैं उनको ही अपना लेते हैं और इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं। और सबसे बड़ा सवाल यह है प्रभाकर जी, यह चुनाव किस लिए हो रहा है? यह जो चुनाव हो रहा है कांग्रेस पार्टी अपने जीजाजी को बचाने के लिए लड़ रही है और राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं वो अपने पिताजी को बचाने के लिए लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी इस देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। इनके पास धनबाद में उम्मीदवार नहीं था, इन्होंने कीर्ति आजाद को लड़ा दिया। इनके पास पटना में उम्मीदवार नहीं था, इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को लड़ा दिया। उम्मीदवार की बात करेंगे, ये लगता है प्रेमचंद मिश्रा जी ने शत्रुघ्न सिन्हा जी को मझधार में छोड़ दिया है। आपका चुनाव प्रचार हम जब देख रहे हैं तो आप रोड शो कर रहे हैं, बड़े बड़े नेता उतर रहे हैं और इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा जी को एकदम मझधार में छोड़ दिया है। लगता है कि इन्होंने नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी आ रहे, गुलाम नबी आजाद जी का कार्यक्रम है, हमारे कई दूसरे बड़े नेता आए हैं और बिहार कांग्रेस का जो भी हमारा टॉप लीडरशिप है वो अपने अपने ढंग से कैंपेनिंग में आप कुछ बोल रहे थे। मैं आपसे कह रहा हूं प्रभाकर जी, आप कह रहे हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की जिम्मेदारी लेगी कांग्रेस। अरे कांग्रेस राहुल गांधी की तो जिम्मेदारी नहीं ले सकती है, शत्रुघ्न सिन्हा की कहां से जिम्मेदारी लेगी? 20% अटेंडेंस है राहुल गांधी का संसद में और कांग्रेस पार्टी ने उनको अध्यक्ष बना दिया। अब कह रहे हैं कि जब हमारे एमपी बनेंगे तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। अध्यक्ष की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, पहले संसद में आंख मारते रहते हैं। वीरेंद्र जी, ये आप मानेंगे कि महागठबंधन के पल्ले एक ऐसे उम्मीदवार पड़ गए हैं जिनके ऊपर आरोप है कि पिछले 5 साल वो अपने क्षेत्र में ही नहीं दिखते थे। और मैं कुछ आपका उनका रिकॉर्ड बता दूं, पिछले 5 सालों में जो सबसे खराब, सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग एमपी में से एक शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं। उनकी लोकसभा में उपस्थिति जो है वो 68% रही है। पिछले 5 सालों में उन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा और किसी भी चर्चा में भाग नहीं लिया। ऐसे आदमी को क्यों लोग वोट दें? आप जिस सवालों को पूछ रहे हैं सर, शत्रुघ्न सिन्हा किसी के मुहताज नहीं है, वो बहुत पॉपुलर लीडर है। सर आंकड़े बता रहा हूं मैं। नहीं, आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े हैं, लोकसभा के आंकड़े हैं। 68% कम होता है क्या? एक भी सवाल नहीं पूछा सर, किसी भी चर्चा में भाग नहीं लिया सर। उनका कम है क्या? आप कन्हैया जी कुछ बोलना चाहते? प्रभाकर जी, ऐसे लोगों को पार्टियां टिकट देती हैं पार्लियामेंट में सवाल उठाने के लिए नहीं। अब आजमगढ़ में निरहुआ क्या सवाल उठाएंगे? आप समझते नहीं है। अरे निरहुआ क्या सवाल उठाएंगे बताइए ना यार। माने यही वो दिया जाता है, फेस है उनका, फेस वैल्यू है, इनको दिखा करके जो है फेस दिखा करके वोट खींच लेना है। ऐसे ही करते हेमा मालिनी को टिकट दिए, कई दिन वो विधान लोकसभा में सवाल उठाइए। आप बताइए एक चीज और बार लोकसभा में कितना दिन वो अटेंड की, कितने सवाल किए, क्या चेहरे पर वो चुनाव हेमा मालिनी के नाम पर हेमा मालिनी की बात कर रहे हैं, राबड़ी जी कितना सवाल की, पूछिए तो उनसे। राबड़ी जी तो सदन में हमेशा भाषण देती है। देखिए ऐसा है कि भाई वीरेंद्र जो है, भाई वीरेंद्र आज कटघरे में भी हमारे खड़े होंगे, क्योंकि हम जब पाटलिपुत्रा की बात करेंगे तो इनकी पार्टी को सबसे ज्यादा विश्वासघात का खतरा इन्हीं से। तो हम वो बात करेंगे, हम आएंगे उस पे, हम उस पे आएंगे। आज ये हमारे पल्ले पड़े हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं, उस पे आएंगे हम। भाई वीरेंद्र ईमानदारी से राजनीति करता है और 2 नाव की सवारी नहीं करता, 1 नाव की सवारी करता है। 1 नाव की सवारी एक नीतीश कुमार जैसे 2 नाव की सवारी मैं नहीं करता हूं। एक चीज कन्हैया जी मेरे बार बार ये दिमाग में आता है कि चाहे ये महागठबंधन के लोग हो, एनडीए के लोग हो, बात तो ये विकास की करते हैं, लेकिन पटना की जब बात करेंगे, यहाँ पटना साहिब की बात करेंगे, तो आप देखिए कि एक ही जाति से कैंडिडेट उठा के लाते हैं, क्योंकि इनको दिखता है कि वो जातीय समीकरण जो है उसमें उस पर्टिकुलर जाति के कैंडिडेट, कायस्थ जाति के कैंडिडेट जो है, तो इनका विकास का मुद्दा जो है वो गौण हो जाता है। देखिए प्रभाकर जी, मेरा ये आप भी जानते हैं, ये लोग भी समझते हैं, जब टिकट का बंटवारा किया जाता है किसी भी क्षेत्र का हो तो सबसे पहला कंसिडरेशन जो है जात का ही होता है। तो ये जो विकास की बातें होती है बेमानी है, ये केवल इस टेलीविजन शो के लिए है, स्टूडियो के लिए है, उसी के लिए है। अरे भाई स्वार्थ में परमार्थ हो जाता है। अब अमित शाह बोलते चल रहे हैं कि इस बार सरकार बनेगी तो 370 ला देंगे। अभी तक क्या कर रहे थे? सुथनी उखाड़ रहे थे। अभी तक क्या कर रहे थे? आपको तो 282 दिया लोगों ने, 336 दिया। देखिए आप शत्रुघ्न सिन्हा की जितनी भी आलोचना करें, अजय आलोक जी, मिथिलेश जी, आपके लिए सवाल है, लेकिन आपके जो उम्मीदवार हैं, भले वो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन जो एक्टिव राजनीति, लोकसभा में शायद ये पहला चुनाव लड़ रहे हैं वो, अगर मैं गलत नहीं हूं, पहला चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि शत्रुघ्न सिन्हा एक कद्दावर नेता रहे हैं, उनका पुराना एक्सपीरियंस रहा है, वो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं,
और उसके सामने रविशंकर प्रसाद पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं शत्रुघ्न सिन्हा की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं। जहां तक रही बात रविशंकर प्रसाद की, तो रविशंकर प्रसाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रहे हुए हैं और आज बिहार के हर गांव में अगर ब्रॉडबैंड पहुंच रहा है और हर गांव में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ रही है, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय रविशंकर जी को जाता है। बन के कैसा परफॉर्म करते हैं ये तो समय बताएगा। सर, पर आईटी मिनिस्टर के रूप में उनका काम जो ये गिना रहे हैं, उससे आप भी मानेंगे उसको? मैं कह रहा हूं आप कि मानेंगे? कॉल ड्रॉप मंत्री रहे हैं और आप भी उसके भुक्तभोगी होंगे। सर, मैं और तो जो जनता ऑडियंस है, मैं या जो यहाँ होगा। बैठे लोग हैं वो इसको इस आपके जो कैंडिडेट है वो देख रहे हैं कि एक कामदार है, एक नामदार है। एक जो अभी हैं वो कभी आता नहीं है और दूसरा जो है इनके तरफ से वो कभी बतियाता नहीं है। ये दोनों हैं, लेकिन तब अगर दोनों में चुनना होगा तो मेरा जो अपना मानना है कि रविशंकर प्रसाद जो है खामोश बाबू से 100% बढ़िया है। क्योंकि हम पटना में बैठे हैं तो कुछ लोग जो हैं वो अपने सवाल एक बार उनसे ले लें और उसके बाद फिर मैं आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी शाम हो चुकी है, बगल में भिखारी ठाकुर पुल है। जब राजद का शासनकाल था तो आतंकी तो बहुत बड़ा वर्ड हो गया, मैं कहता हूं लोकल गुंडा राज इतना हावी था, जब उस पुल से मैं क्रॉस किया करता था तो मेरे पास केवल हनुमान चालीसा का सहारा होता था, लेकिन आज स्थिति बदली है। समझ गए। मेरा सवाल जदयू और बीजेपी के प्रवक्ताओं से है। बात हो रही है पाटलिपुत्रा और पटना साहिब लोकसभा की। पाटलिपुत्रा में के सांसद रामकृपाल यादव जी ने मुसौड़ी के एक गांव और पाली के एक गांव को गोद लेने का काम किया। जी आएंगे, हम उस पे आएंगे। और वो 5 साल में बच्चे चलने लगते हैं, लेकिन मसौड़ी और उपाली के वे गांव अभी तक नहीं चले हैं विकास के। जी वो जिस गांव को उन्होंने गोद लिया है वहां भी आज बाइक से जाना पड़ता है, कार से जाने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैडम आप कुछ बोलना। आप बैठी मैडम बैठी। मैं कहना चाहती हूँ कि अभी प्रेमचंद मिश्रा जी ने कहा कि कैंडिडेट बदलना चाहिए, तो शत्रुघ्न सिन्हा को जब हमने रिजेक्ट कर दिया और महिलाओं की समस्या क्या, अगर वो यहाँ आकर बिना लड़खड़ाए मंच पर चढ़ जाए, जो आदमी अपने आप को नहीं संभाल सकता वो लोकसभा का क्या संभालेगा? शत्रुघ्न सिन्हा जी की एक अपनी शख्सियत है, हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो बिहारी बाबू कहलाए, उनके अलावा बिहार में कोई बिहारी बाबू नहीं कहलाया है। वो नवयुवक का सवाल, क्या खेमका की मौत क्यों हो गई? क्या आज हत्या नहीं हो रही है? क्या अपहरण नहीं हो रही है? क्या महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाएं नहीं हो रही है? क्या सरकारी आंकड़े बता रहे हैं बिहार में अपराध बढ़ा है और आप कह रहे हैं गुड गवर्नेंस है? उन्होंने जो एक सवाल उठाया, शत्रुघ्न सिन्हा जी बिना लड़खड़ाए, अरे एक उम्र होती है किसी की, हमें वरीयता का, ये शायद उम्र की बात नहीं कर रहे थे, मैं वरीयता का सम्मान करना चाहिए। नहीं, उन्होंने ये शायद उम्र की बात नहीं कर रहे, उन्होंने नाम लेके कहा, मैं जितना समझता हूं उन्होंने नाम लेके कहा, मैं समझता हूं ये अनुचित है। आपके सांसद जो पाटलिपुत्रा से जो दोबारा लड़ रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने गांव को गोद लिया और मुझे बताया ये गया कि वहां आप कार से नहीं जा सकते, वहां अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आपको मोटरसाइकिल से, बाइक से जाना होगा। ये कौन सा विकास है? हो सकता है वहां कोई ना कोई जमीन का मामला होगा। हम लोगों ने जहां जहां कहा था सब सड़क हम लोगों ने बनाया। पटना में पिछले 25-30 साल से बीजेपी के ही लोग एमपी एमएलए हो रहे हैं प्राय। भाजपा का ही शासन है जी केंद्र में, यहां भी लगभग। क्या वजह है कि पटना में बारिश जब होती है एनएमसीएच के आईसीयू में घुटने भर पानी चला जाता है? मछली तैरता है आईसीयू में। यह कौन सा डेवलपमेंट है? आईसीयू में मछली तैरता यह है। विकास नहीं है। देखिए, यह विकास नहीं, यह धोखा है। आपको बार बार जनता चुन रही है। पटना राजधानी है, राजधानी के लोगों को अब नागरिक सुविधा नहीं मुहैया करा पाए हैं। प्रभाकर जी, हॉस्पिटल में मवेशी सोया रहता है बिस्तर पर। ये हाल आपके हॉस्पिटल का ये तो इनके समय में होता है। ये हॉस्पिटल में मवेशी सोया रहता है, इनके समय में होता है। ये धोखा है। ये हमारे समय में मवेशी नहीं सोता। अगर राजधानी पटना में हम हॉस्पिटल को, आईसीयू में अगर हम पानी, वर्षा के पानी को रोक नहीं पा रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बात करेंगे सर, उसकी बात करेंगे। देखिए सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी का जो फर्स्ट जो 5 से 10 था वो डेवलपमेंट उसमें हो, जो भी हुआ उसी में हुआ। और ये कहीं कोई कह ले कि बिहार में डेवलपमेंट और लैंड ऑर्डर ठीक नहीं हुआ है तो ये तो बेईमानी है। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार जी के जब दिल में, मन में प्रधानमंत्री बनने की लालसा जब ढुक गई और हट करके वो जो है अपना करने लगे तो पूरा वो 100% पॉलिटिशियन हो गए। और 100% जब चले, कन्हैया जी का कहना है कि इस टर्म में ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने विकास पे ध्यान नहीं दिया है। किरण जी, सवाल आपसे था मेरा
बड़ा गंभीर आरोप है ये। आप चाचा है ना? ये आप चाचा हैं। बेबुनियाद ये आरोप है, और ये आरोप अरे ये सवाल जब मैंने पूछा तो प्रेमचंद जी मुस्कुरा रहे थे। नहीं, ये कोई जवाब ये मुहर लगा रहे थे और इसमें कहीं कोई दम नहीं है। और पाटलिपुत्रा से हम डॉक्टर मीसा भारती को, महागठबंधन के जो उम्मीदवार है, उसको जितवाने जा रहे हैं और जीत रही है वो। बस देखिए, आपकी कैंडिडेट जहां भी जा रही है, वहां जहां भी जा रही है, वो एक ही काम कर रही है, वो आंचल फैला के बोल रही है कि लालू जी के नाम पे वोट दीजिए। इनके कैंडिडेट जहां जा रहे हैं वो कोई और बात नहीं कर रहे हैं, पाटलिपुत्रा की बात कर रहा हूं मैं, वो सीधा मोदी की बात वर्कर हैं, वो विरासत, वो सीधा मोदी की बात कर रहा है। एक और अगर आप बात कर रहे पाटलिपुत्रा के चुनाव को देखिएगा तो लगता है कि लालू यादव और नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। वहां पर मीसा भारती और रामकृपाल दिखते नहीं है। वहां एक और चल रहा है अंदर, पता है कि नहीं, कि अगर मीसा भारती जीत जाएंगी तो तेजस्वी को ही परेशान कर लेगी, इसलिए इनको काटो। मेरा क्वेश्चन राजद और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं से है। हाँ, एक तो भाई वीरेंद्र ने कहा कि वो दो नाव की सवारी नहीं करते हैं, तो ये बता दें कि वो राजद तेजस्वी में है कि राजद तेज प्रताप में है। और दूसरा सवाल प्रेमचंद मिश्रा जी से है कि आखिर 60 साल आपकी सरकार रही है, 60 साल में आप लोगों ने ऐसा क्या न्याय कर दिया कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आजकल बोल रहे हैं कि अब न्याय करेंगे? ये बताइए कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बेल पे हैं, राहुल गांधी। बीजेपी वालों ने कहा कि हम रोजगार प्रत्येक साल 1 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ कहाँ गई आपकी वादा? 1 मिनट, कहाँ गई आपकी वादा? आपने का जीएसटी लगाया, गरीबों को किस ढंग से मारा? मेरा सवाल राजद से है, जो नॉन मैट्रिक हैं, जिनको विरासत में मिला है राजनीति, उनको संविधान की समझ नहीं है और वो संविधान बचाने की बात करते हैं। 21वीं सदी में इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? मैं बीजेपी के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि आपका काला धन कहां जाम में फंस गया है? 2 करोड़ नौकरी से लेकर जितने भी वादे किए हैं सब हवा हवाई निकल रहे हैं। और आज जनता आपसे सवाल पूछ रही है, जवाब ये दे दीजिए कि अब जो वादे हो रहे हैं वो भी हवा हवाई हैं कि उस पर भी कोई दम है? मिथिलेश जी, पीएचडी नहीं किए थे। सवाल आपसे, देश का प्रधानमंत्री, आप ऐसे वादे बिहार के मुख्यमंत्री जो हवा बेरोजगारों के दुश्मन है। हमारा कोई वादा हवा हवाई नहीं है। इस देश में गरीबों के घर में शौचालय नहीं था, हमने हर गरीबों के घर में शौचालय बनाए। ये जो हमने कहा था उसको हमने करके दिखाया, हर घर में हमने बिजली पहुंचाया। ये हवा हवाई वादा है। ये बात आप भी मानते हैं कि राष्ट्रवाद और ये बड़ी बड़ी बातें करके जो मुद्दे हैं, जो जनता को जो सीधा असर करती है, उससे भटकाने की कोशिश कर रही है? जब सरकार में बैठे लोग उपलब्धि नहीं बता पाते हैं, चूंकि वो कुछ किए नहीं, तो उन्हें मुद्दों को भटकाना ही तो एक आएगा। हमारे एक साथी ने कहा कि 60 साल में आपने क्या किया जो न्याय आपको कार्यक्रम लेके आना पड़ा। अरे 60 साल पहले देश में था क्या? एक सुई नहीं थी। आज हम यहाँ बैठे हैं, यह कांग्रेस की देन है। ये जो कपड़े पहने हैं ना, ये कांग्रेस की देन, ये 5 साल का नहीं है। और सुन लीजिए, ये साइंस टेक्नोलॉजी, ये साइंस टेक्नोलॉजी यह भी हमारी देन है। सुन लीजिए, और मैं बता रहा हूँ हिंदुस्तानी 60 साल अगर कांग्रेस सत्ता में रही है, सुनिए, अगर 60 साल बोलने देंगे, अगर कोई पार्टी 60 साल सत्ता में रहती है, इसका मतलब उसने देश में विकास और प्रगति लाया है, तभी बार बार जनता चुनती है। मेरा यही कहना है कि कांग्रेस का यही अहंकार 413 से 44 पे ले आया और अब 44 से भी नीचे जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं? 60 वर्ष पहले देश में कपड़ा नहीं पहनते थे क्या हम हिंदुस्तानी? ये कहते हैं कि आज जो कपड़ा पहन रहे हो कांग्रेस की देन। क्या मतलब है? इनका कहने का मतलब था 60 वर्ष पहले देश में बिजली नहीं थी क्या? कांग्रेसी बिल्कुल झूठे। आपको पूरा जाने मैडम, देश के विकास, सड़क, बिजली व्यवस्था, लेकिन कोई शिक्षा के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा है? अरे बैठ जाइए, सुनिए, ऐसा है कि या तो आप लोग अपने नेता को बेवकूफ समझते हैं, आप ये मानते हैं कि उनको बोलने नहीं आएगा, उनके पास जवाब नहीं है, तभी आप चिल्ला रहे हैं। तो आप सुनिए, अपने नेता सुनिए मेरी बात, अपने नेता को थोड़ा बुद्धिमान मानिए, वो जवाब दे देंगे। जी मैडम, आप कुछ बोलना चाह रही थी? जी, मेरा क्वेश्चन यहाँ उपस्थित सारे नेताओं से है कि वो लोग शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों के लिए क्या सोचते हैं। आज तक कोई ऐसी योजना नहीं सुनने के लिए आई जिसमें कि शिक्षकों के हित के बारे में सोचा गया। सारे मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट कहीं किसी भी मैनिफेस्टो में नहीं है। औरतों के लिए कोई बात नहीं। जब मैं लोगों के पास जाता हूँ, ये बुनियादी समस्या उठाते हैं, ये बात कर रही है शिक्षा की, ये बात कर रही है महिला सुरक्षा की, और उस पे जब हम बात करने लगेंगे
तो आपके समर्थक नारा लगाने लगेंगे। सवाल मेरा पूछिए। सवाल है मिथिलेश तिवारी जी से, अजय आलोक जी से, क्या है? कि अभी राष्ट्रवाद की बात करके चुनाव ला रहे हैं और देख भ्रमित कर रहे हैं। मैं समझ गया। एक अंतिम सवाल उसके बाद जी मैडम, मैं पकड़ा मैडम, बताइए। मेरा सवाल सभी से है कि जब सभी से है, 2 मिनट। हाँ, जब बात आती है वोट लेने की तो महिलाओं के लिए बढ़ चढ़कर बातें की जाती हैं, लेकिन जब चुनाव लड़ने का वक्त आता है तो कोई भी सामान्य महिला इनको इस योग्य नहीं लगती कि उनको टिकट दिया जाए। इनका मानना है कि आप बात बड़ी बड़ी करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, रिजर्वेशन 50% की बात करते हैं, और जब आपको टिकट देना होता है तो या तो वो शहाबुद्दीन की पत्नी होनी चाहिए, या वो आनंद सिंह की पत्नी होनी चाहिए, या वो अजय सिंह की पत्नी होनी चाहिए। मीरा जी का नाम क्यों नहीं आ रहा है? नहीं, मैंने अजय सिंह का भी बोल। मीरा कुमार जी को टिकट दिया ने? हाँ, मीरा कुमार को दिया, माना मीरा कुमार शायद एक इकलौती एक्सेप्शन है। लड़ रहे हैं प्रभाकर जी, इकलौती एक्सेप्शन है। 30% दिया, 3 टिकट हमने महिलाओं को दिया है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा उस मामले में सबसे फीसदी रिकॉर्ड जो है वो जेडीयू बीजेपी उनका है, सबसे फीसदी रिकॉर्ड महिला विरोधी है। आपसे सर सवाल बड़ा सीधा सा है। आपसे सवाल यह है कि पाटलिपुत्रा से जो आपके सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। पाटलिपुत्रा अगर आप पूरे लोकसभा क्षेत्र को देखेंगे तो पटना में चीप लेबर जो है एक्सपोर्ट करने का वो हब है। वहां पर विकास के नाम पे कुछ ऐसा नहीं कि अगर मैं 5 काम अभी आपको गिनाने को बोल दूं तो शायद आप उंगली पे 5 नहीं गिना पाएंगे। मैं प्रभाकर जी कहना चाहूंगा, ये अगर सड़क बिहार में बनी है तो ये सड़क पाटलिपुत्रा में सबसे ज्यादा बनी है। अगर घर घर शौचालय बना तो पाटलिपुत्रा में हर घर में बना, अगर बिजली गई तो पाटलिपुत्रा के हर घर में गई, और हमने चरवाहा विद्यालय नहीं बनाया, हमने केंद्रीय विद्यालय बनाया। पटना का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम बनाने जा रहे हैं वहां पर बिहटा में, और कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं, बार बार जो है हम बार बार एक चीज पूछना चाहते हैं प्रभाकर जी, इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है तेजस्वी यादव कहते हैं संविधान खतरे में है। मैं पूछना चाहता हूं, जो संविधान की मूल अवधारणा है वो है टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, और इसी को अगर सबसे बड़ा मुद्दा संविधान, मैं मानता हूं संविधान नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा जो है इनके लोगों की बुनियादी समस्याएं हैं, उसका निदान भी होना चाहिए। ये कह रहा हूं कि जो बेसिक मुद्दे हैं जो महिलाओं ने उठाया उससे दोनों तरफ के लोग भटक गए हैं। अब ये बार बार कहते हैं शौचालय, अरे रोजगार चाहिए। मैं कन्हैया शौचालय महिलाओं के, मैं कन्हैया जी से एक सवाल करता हूँ। अरे शौचालय भारत खाएगा तब न भारत जाएगा, शौचालय जाएगा कहाँ से? भूखा नहीं है भारत खाए, अब भारत भूखा नहीं है। ये सवाल आप इनके ऊपर जंगल राज का आरोप लगाते हैं। पिछले ठीक है, प्रमाणित है, मान लिया आपके यहाँ पिछले 15 सालों में, 15 साल हुए नहीं है लेकिन मैं 15 साल बोलता हूँ, पिछले 15 सालों में आपके यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता, कोई उद्योग धंधे नहीं आते, तो जंगल राज अगर खत्म हो गया तो उसके बाद क्यों नहीं आते भाई साहब? सर ऐसा है, विजन का फर्क है, विजन का। जैसे ही यहाँ पर मिथिलेश जी बोलते हैं कि जंगल राज, तो मैं उस पूरे आरोप को खारिज करता हूँ। इसलिए खारिज करता हूँ कि आप इतने साल रह गए हैं, उसको नहीं गिना सकते। साल में बिहार का नक्शा बदल दिया हमने, गलत बात। हर घर में बिजली पहुंचा दी, मामूली समझते हैं आप? इनका ये क्या योगदान है? मैं लोगों से सवाल लूंगा, लेकिन एक छोटा सवाल आपसे है, आप ये मानते हैं कि जो विकास के जो पैरामीटर्स हैं, चाहे आप बात करें उद्योग धंधों की, इन्वेस्टमेंट की, उसमें ये भी फैसिलिटी है और ये भी इनका भी कोई, ये तो इनके सोच में विकास था ही नहीं, इनके सोच में ही विकास नहीं था। बड़ा कि विकास के बात कीजिए तो समझ लीजिए मीट बन रहा है, मछली बन रहा है जी, विकास का सोचे नहीं था। लेकिन इधर भी बहुत आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ, मेरा सवाल है बीजेपी से। 2014 इलेक्शन के समय जब मोदी जी आए थे तो ये दिया 100 करोड़ दिया, 200 करोड़ दिया, अब क्या दिया? आप जवाब दीजिए। 50,000 करोड़ दिया है उन्होंने। दूसरा चीज, बिहार में नीतीश जी आज 10-15 साल से हैं, कितना इंडस्ट्री लाए? 5 इंडस्ट्री का नाम जोड़ा दें। जदयू के सत्ता पक्ष से मेरा सवाल है कि वो जो मतलब हमारे देश में जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे हत्या हो रही है, उसको रोकने के लिए अस्थायी रोड मैप क्या है? मेरा जदयू के सवाल है। मेरा सवाल जो है मिथिलेश तिवारी जी से और आलोक अजय जी से है कि 2014 में जो तो नरेंद्र मोदी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े थे वो 2019 में पूरा गायब है, और 5 चरण में जो इनका जो नारा था वो बाकी बचे हुए 2 चरण में भी पलटू हो गए। तो ये पलट करके क्या बताना चाहते हैं कि ये वाकई में नीतीश कुमार के सहभागी हो गए, पलटू राम हो गए? सवाल कांग्रेस के प्रवक्ताओं से है कि चूंकि ऐसा होने वाला है नहीं,
यदि महामिलावटी सरकार बनाने में कायम होते हैं तो इनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रेमचंद जी शायद आपने सवाल सुना होगा, इनका कहना है कि अच्छा ये कंफ्यूजन जो है वो बिहार के भी बहुत सारी सीटों पे है। अगर आप एनडीए और महागठबंधन के पूरे कैंपेन को देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे सीट मिलेंगे, चाहे वो वाल्मीकि नगर हो या बहुत सारे, जहां पे कि टिकट आपको मिल गया, इनके रेबल कैंडिडेट खड़े हैं और कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, मतलब वो फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। अगर आप एनडीए को देखेंगे तो बड़े सुनियोजित ढंग से एक होके ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कैंपेन कर रहे हैं। आपके नेता, सुनिए मेरी बात सर, आपके नेता आरजेडी के सीट पे कैंपेन करने नहीं जाते, इनके नेता शायद इक्के दुक्के आपके सीटों पर कैंपेन करने जाते। मैं स्पष्ट कर दूं, तेजस्वी यादव और दूसरे तमाम आरजेडी के नेता पूरे गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस के भी जो लोग हैं वो गठबंधन के साथियों के यहाँ काम प्रचार के लिए जा रहे हैं। राहुल गांधी जी 16 को आ रहे हैं जी, तो इन्हीं के इलाके में जा रहे हैं, वो हमेशा भारतीय कैंडिडेट हैं। पहला उम्मीदवार मांझी जी के लिए प्रचार करने गए थे, वो ऐसा नहीं है, हम सब जगह जा रहे हैं। चूंकि हमारा एक यूनाइटेड लोगों के बहुत सारे सवाल है और उन सवालों का हम आपसे जवाब देंगे। सर प्रेमचंद जी, वो प्रधानमंत्री के चेहरे की बात कर रहे थे, उनका कहने का जो आशय था वो ये है कि बड़े कंफ्यूज टाइप का आपका महागठबंधन दिखता है। इनके यहाँ तो घोषित प्रत्याशी है मोदी जी, हमारे यहाँ स्पष्ट है, बिहार के गठबंधन के जितने नेता हैं सबने स्पष्ट कर दिया है हमारी सरकार बनेगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। ये आपने अखिलेश जी से, ममता जी से सबसे पूछ लिया है? शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा है, शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा है कि नहीं, पहले ये पूछा, सब इस पर एग्री कर गए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने बहन जी और अखिलेश को प्रधानमंत्री बनाया और ममता जी, मुझे तो लगता है तेजस्वी यादव ने भी अभी तक खुल कर नाम नहीं खुल के कहा। इन सारी चीजों से मजबूरी का गठबंधन दिखता है। दिक्कत ये है गठबंधन अजय जी, आपके ऊपर सवाल, अपने सवाल अपने भाई को मैं जानकारी दे दूं, कांटी फैक्ट्री चालू हो चुका है, बरौनी खाद कारखाना चालू हो चुका है, तो इंडस्ट्री आ रही है। इंडस्ट्री के लिए जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हम लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। देखिए, इससे और कुछ नहीं दिखता, इससे ये दिखता है कि आपके पास जवाब नहीं है, और जब आपके पास जवाब नहीं होता है तो आपके लोग नारा लगाने लगते हैं। कोई नहीं, सारा जवाब दिया। ये बोल रहे थे 2 करोड़ रोजगार और कितने पैसे दिए, आप ये बताइए जरा। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आज तक कोई सरकार ऐसी आई है जिसने युवाओं को और उद्यमियों को बिना गारंटी लोन दिया है? ऐसा है कि जब मैं लोगों के पास जाता हूं ना, तो आप विश्वास मानिए, जो आपके ब्रिगेड के लोग नहीं है, नारा लगाने वाले जो भीड़ नहीं है, वो लोग बड़ा बुनियादी, बड़ा बेसिक बात करते हैं। वो बात कर रहे हैं कि भाई साहब, आप डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, 15 सालों से आप बिहार में हैं, आज आपको अगर आज बारिश हो जाए तो आपका पूरा शहर जो है वो तालाब बन जाता है, आपके आईसीयू में मछली तैरने लगती है, आपको जाम से जो है वो छुटकारा नहीं मिलता है। तो जो डेवलपमेंट के जो बेसिक पैरामीटर्स है, अगर उस पर भी देखें तो आप खरे नहीं उतरते हैं, तो आप फिर किस मुंह से क्या वादा करके जाते हैं लोगों के पास, कैसे वोट मांगने जाते हैं भाई? आप बात करते हैं स्मार्ट सिटी, यहाँ ड्रेनेज में बच्चा गिर के मर जा रहा है। सुनिए, बिहार की जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया था, जिम्मेवार नहीं है। 5 साल पहले आप केंद्र में सरकार में थे, आप नहीं जिम्मेवार। बीजेपी सत्ता में कैसे आ गई? बिहार सरकार हमारे पास नहीं था, ये सरकार इन दोनों का जनता ने सबक सिखाई है। देखिए, आरोप लगाना आसान है, हमारे यहाँ केंद्र से आरोप लगाना सबसे आसान काम है। आप भी सरकार में थे, आप पर ये जिम्मेवारी क्यों नहीं दी? आपको आरोप ये क्यों न लगे? क्या आपने भी कुछ नहीं किया, आज उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, आप ऐसा नहीं करते, उन्होंने किया है, बहुत कुछ किया, क्या किया? चारा घोटाला किया, मोल घोटाला किया, क्या क्या नहीं किया? एक रेलवे टेंडर घोटाला कर दिया, क्या क्या नहीं किया? किसने किया? उपलब्धि गिनवाइए, उपलब्धि है, और ये लोग बिहार में आएंगे राज करने देश में। पटना को अब स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, बच्चा नाला में गिर के मर जा रहा है यहाँ पे, उसके लिए ये भी जिम्मेवार है, ये भी जिम्मेवार है। अच्छा देखिए, जब विकास पर राजनीति हावी हो जाती है तो बुनियादी सवाल जो हैं वो हाशिए पर चले जाते हैं। आपके नेता भी जो है वो रिजर्वेशन और अगड़ा पिछड़ा करके वोट मांग रहे हैं, तो जो सस्ता रास्ता है, सीधा रास्ता जो है, जिससे शॉर्टकट जो है, उससे आप चाहते हैं कि आपको वोट मिल जाए, काम आपका हो जाए।
आप मुद्दे की आप भी बात नहीं कर रहे हैं। दलित वंचित वर्ग ये तो नहीं कर रहे हैं, आप भी नहीं कर रहे होना स्वाभाविक है। गलत बोल रहा हूं मैं, दलितों को लेकर आरएसएस का स्टैंड क्या है? मैं कहा कि इमोशनल अत्याचार गाय पर मांगेंगे, नीलगाय पर मांगेंगे, ये दोनों अपना चलाते रहेंगे। इसमें इमोशनल अत्याचार की कोई बात नहीं है, सीधा बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा इस चुनाव का बड़ा मुद्दा है और ये मुद्दा इन्होंने बनाया है, ये इन्होंने बनाया है। ये महंगाई पर चर्चा नहीं करते, ये विकास पर चर्चा नहीं करते, ये सीधे नरेंद्र मोदी को कहते हैं। नरेंद्र मोदी की कीमत दुगनी हो गई, ये तो बता दें। रसोई गैस की कीमत दुगनी हो गई, ये बात रात की नींद चुराई है। अच्छा ये बताइए, रसोई गैस की कीमत 900 रुपए कैसे हो गया? ये क्या कारण हुआ कि आप लोग मैनिफेस्टो भी अपना जारी नहीं कर पाए? ये ऐसी बेमेल शादी हो गई और इतने सारे मुद्दों पे आप लोगों में तकरार है कि आपने ये सेफ समझा कि हम ना जारी करें, मैनिफेस्टो जारी नहीं करते हैं। भाकर जी, मैनिफेस्टो जारी करना कोई एक मुद्दा नहीं है। हमारा मैनिफेस्टो से पहले हम तो डिक्लेयर कर देते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं। 7 निश्चय हमने पहले डिक्लेयर कर दिया, बाद में मैनिफेस्टो में आया। लेकिन समस्या अभी दूसरी है, प्रभाकर जी, ये देश बचेगा ना अगर तो बीजेपी रहेगी। अगर ये मैनिफेस्टो जाएंगे ना तो 23 मई के बाद कैसे पलटेंगे? इनके चक्कर में जाएगा, लोग ना है 23 मई के बाद फिर पलटेंगे कैसे? इसलिए मैनिफेस्टो नहीं दिया। ये आपका मानना है बिल्कुल चुनाव परिणाम होंगे बिहार में राजनीतिक। हम अपने कार्यक्रम के समाप्ति के सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात में कहती है। अजय जी हो गया बहुत मैनिफेस्टो लेके आएंगे। हम कार्यक्रम के समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं ये चाहता हूं न्यूज 18 के माध्यम से आपको मैं 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं। आप इस पूरे प्रदेश को और जहां जहां हमारा चैनल दिखाया था सबको ये बताइए कि लोग ऐसा आप क्या वादा कर रहे हैं इस बंद से कि लोग जो है बटन आपके उम्मीदवार के लिए दबाएं। 30 सेकंड, उसके बाद मैं रोक दूंगा आपको। मेरा मानना है बिहार की जनता शिक्षा, रोजगार और समाज में एक एकता कायम हो, भाईचारा कायम हो, इसके लिए गठबंधन के उम्मीदवार को वोट करेगा। ये विद्वेष की राजनीति, ये विद्वेष की राजनीति और हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर वोट नहीं होना चाहिए, मेरिट पर वोट होना चाहिए। आप घोषणा पत्र पर वोट करिए। जो पार्टी घोषणा पत्र ही जारी नहीं किया है उसके ऊपर क्या लोग भरोसा करेंगे? नीतीश कुमार जो आज एनडीए के पार्टनर हैं, एक बड़ा सवाल है। एक ऐसी पार्टी चीफ मिनिस्टर है और घोषणा पत्र देना भी जरूरी नहीं समझा। इसका मतलब कहीं ना कहीं देखिए आज पूरा देश इस बात से गौरवान्वित है कि मोदी के मुद्दे की बात करेगा। क्यों? और भारत की प्रतिष्ठा मोदी ही बढ़ेगा, इनके नेतृत्व में नहीं बढ़ने वाली है। और इसीलिए पूरा 130 करोड़ जनता चाहती है देश का अगला प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बने और इसके लिए चुनाव है। मैं चाहूंगा अंतिम रिमार्क आपका हो, बताइए। मेरा अपना मानना है कि जिस दिन हिंदुस्तान की जनता कैंडिडेट को देख करके कि यही हमारा कैंडिडेट, पार्टी से हट करके, क्योंकि हर क्षेत्र में आप देखेंगे ऐसा कैंडिडेट जो होते हैं जो एकदम कर्मठ और कमिटेड होते हैं, उस आधार पर वोट देना शुरू कर देगी तो अपने आप सारे पार्टी के लोग सुधर जाएंगे। चलिए, हमने अपनी तैयारी की थी। हम चाहते थे कि पाटलिपुत्र और पटना साहिब से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे जिसकी हम तैयारी करके आए थे उस पर बातचीत हो, सार्थक बातचीत हो, विकास की बातचीत हो, वैसी बातचीत हो जो जनता से सीधे जुड़ा हुआ हो, जन सरकार के मुद्दे पे बातचीत हो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शोर यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया, जिसके चलते बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिस पर हम बातचीत करना चाहते थे वो पीछे छूट गए। इस खास कार्यक्रम में मोंगिया जनमंच में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा कारवां चलता रहेगा, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।